इस हफ्ते बहुत कुछ घटा है राजनीति की दुनिया में। आप कुछ भी मिस ना करें, वो सारी लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल अपडेट्स आपको बताने जा रही हूं आज के पॉलिटिकल रिकैप में, ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। हाय, मैं हूं मानसी आपके साथ। सबसे पहले इस वक्त की, इस समय की, इस हफ्ते की सबसे बड़ी पॉलिटिकल अपडेट और सबसे ट्रेंडिंग पॉलिटिकल अपडेट के बारे में बात करेंगे, और वो है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी। ईडी ने शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को सीएम हाउस से गिरफ्तार कर लिया। ईडी की टीम उन्हें 10वां समन देने आई थी। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को ईडी अपने दफ्तर ले गई। अरेस्ट के बाद दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 में कथित घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी सीएम केजरीवाल को अब तक 9 समन जारी कर चुकी है। गुरुवार को ईडी की टीम 10वां समन लेकर उनके घर पहुंची थी। इतने समन जारी करने के बाद भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। इस बीच केजरीवाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। वहीं इसी बीच बात के कविता की भी कर लेते हैं, जिन्हें 15 मार्च को ईडी ने शराब घोटाले मामले में अरेस्ट किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट करते हुए कहा कि वो निचली अदालत में जाएं। रिपोर्ट्स की माने तो ईडी केजरीवाल और के कविता को आमने सामने बैठाकर पूछताछ भी कर सकती है। पूरा मामला क्या है वो आपको एक बार बताते हैं, साथ ही ये भी बता देते हैं कि इसमें केजरीवाल फंसे कैसे। सीएम केजरीवाल को ईडी ने पिछले साल 2 नवंबर को पहला समन भेजा था। ये समन पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जारी किया गया था। ईडी की चार्जशीट में कई बार सीएम केजरीवाल का नाम आया। आरोप है कि जब एक्साइज पॉलिसी 2021-22 तैयार की जा रही थी, तब कई आरोपी केजरीवाल के संपर्क में थे। ईडी ने एक चार्जशीट में दावा किया है कि एजेंसी ने बीआरएस की नेता के कविता के अकाउंटेंट बुची बाबू का बयान दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि के कविता केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच राजनीतिक समझ थी। इस दौरान कविता ने मार्च 2021 में विजय नायर से भी मुलाकात की थी। इस मामले में एक और आरोपी दिनेश अरोड़ा ने भी ईडी को बताया है कि उसने केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। ईडी का कहना है कि वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीनिवास सुल्लू रेड्डी और केजरीवाल के बीच कई मीटिंग्स हुई थी। केजरीवाल के अरेस्ट के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भारी रोष देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता देश के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़ी अगर आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो इसके लिए आप हमारा एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर डिटेल्ड एफआईआई फॉर योर इंफॉर्मेशन जो हमारा एक्सप्लेनर है वो भी देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और अगली खबर पर आते हैं, अगले पॉलिटिकल अपडेट पर। और अगली खबर कांग्रेस के बड़े नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी है। अकाउंट फ्रीज होने के मामले में कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अपने बैंक खाते फ्रीज करने के मामले में कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है। सुप्रीम कोर्ट जाने के आधे घंटे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने पार्टी हेडक्वार्टर्स में 49 मिनट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि बैंक खातों को फ्रीज नहीं किया गया है, बल्कि भारत के लोकतंत्र को फ्रीज किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हमारे खिलाफ आपराधिक एक्शन है। 1 महीने पहले कांग्रेस के सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। अगर किसी भी परिवार के अकाउंट फ्रीज कर देंगे तो वो भूखे मर जाएंगे, लेकिन हमारे अकाउंट फ्रीज होने पर किसी ने छू तक नहीं की। चुनाव आयोग से लेकर सभी ने चुप्पी तोड़ दी। 20% भारत हमारे लिए वोट करता है, लेकिन हम 2 रुपये खर्च नहीं सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव जरूरी है। ये नहीं जो सत्ता में है उनका संसाधन पर एकाधिकार हो, ये नहीं उनका मीडिया पर एकाधिकार हो, ये नहीं हो कि सत्ताधारी दल का संवैधानिक और न्यायिक एजेंसियों जैसे आईटी, ईडी, चुनाव आयोग पर प्रत्यक्ष या परोक्ष नियंत्रण हो। इस दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोकतंत्र को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री कांग्रेस को अपाहिज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बेहद गंभीर मसला है, लोकतंत्र पर हमला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली पॉलिटिकल अपडेट में बात कर लेते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, और हमारी अगली अपडेट जुड़ी है इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी। 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को यह निर्देश दिया था कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक हर बॉन्ड का अल्फा न्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, खरीद की तारीख और राशि सहित सभी जानकारियां इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी आप दे दें। बैंक ने दोपहर 3:30 बजे ही कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दिया।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि उसने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। एसबीआई ने कहा कि नई जानकारी में बॉन्ड्स के सीरियल नंबर भी शामिल हैं। पिछली बार इसकी जानकारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के चेयरमैन को फटकार लगाई थी। चुनाव आयोग ने भी नया डेटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। डेटा सुप्रीम कोर्ट को देने के बाद एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने एफिडेविट में यह भी लिखा है कि बैंक अकाउंट नंबर और केवाईसी के अलावा कोई भी डिटेल नहीं रोकी गई है। सुरक्षा कारणों के चलते चंदा देने वालों और राजनीतिक दलों के केवाईसी नंबर सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। चलिए अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर बिहार से जुड़ी है। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू से इस्तीफा दे चुके उपेंद्र कुशवाहा अब विधान परिषद की सदस्यता से भी अपना इस्तीफा दे चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने 20 फरवरी को जदयू से अपना रास्ता अलग कर लिया था। इसके साथ ही उन्होंने नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने का ऐलान किया था। चलिए बढ़ते हैं अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर जो बिहार से जुड़ी है। जेडीयू यानी जदयू के दिग्गज नेता अली अशरफ फातमी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे को लेकर खुद जानकारी शेयर की। चर्चा है कि वो फिर से राजद का दामन थाप सकते हैं। वो मधुबनी या फिर दरभंगा से जदयू की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे। जदयू की एनडीए में शामिल होने के बाद दोनों सीट भाजपा के पास चली गई। ऐसे में फातमी ने जदयू से इस्तीफा दे दिया। अब जाते जाते हमारी आखिरी पॉलिटिकल अपडेट में बात लोकसभा इलेक्शंस 2024 की कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। चेन्नई साउथ तेलंगाना की पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं कोयंबटूर से बीजेपी के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने इस लिस्ट में 9 नामों को जगह दी है। वहीं कांग्रेस ने भी लोकसभा उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट का ऐलान कर दिया। इसमें 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के 56 उम्मीदवारों के नाम हैं। 57 सीटों की इस लिस्ट में यह भी बताया गया है कि राजस्थान के सीकर की सीट सीपीआईएम के लिए छोड़ी गई है। तीनों लिस्ट को मिलाकर कांग्रेस अब तक 138 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है। लिस्ट में पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी और महाराष्ट्र के नांदेड़ से बसंत राव चव्हाण के नाम का ऐलान किया गया है। तो ये थी कुछ खास पॉलिटिकल अपडेट्स जो इस हफ्ते छाई रही राजनीति की दुनिया में, स्पेशली इन इंडियन पॉलिटिक्स। बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट।